आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके जो 17 तक दिए हुए थे उनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है लाल मिट्टी जो होती है उसकी प्रकृति किस प्रकार होती है, मतलब वो अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो जो लाल मिट्टी होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो ये जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य ये स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है किसने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन इसका ए होगा जो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है उसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है माही सुगंधा जो है निम्नलिखित में से जो किस फसल की प्रजाति है ये। तो ये जो है ये धान की प्रजाति है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है बाजार का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो इनका हमको नाम बताना है, तो वो जे.बी. शे ने। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी, जे.बी. शे ने इसके नियम का प्रतिपादन किया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे आवश्यकताओं की मांग बढ़ती जाएगी उसी प्रकार जो संसाधन होंगे उनकी भी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। तो ये नियम किसने दिया था बाजार का नियम, तो ये दिया था जे.बी. शे ने। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो कौन सी योजना थी वो, तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 9 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर जिसको वैट कहते हैं को लागू किया गया था। तो किस देश में लागू किया था ये बताना है। तो ये लागू किया गया था फ्रांस में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है वह एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ पर कश्मीरी मृग जिसको स्टैग कहते हैं, याद ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्पेलिंग भी इसकी ऐसे पूछ लेती STAG, स्टैग पाए जाते हैं। तो ये बताना है हमको कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे स्टैग या महामृग वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है। तो 11 नंबर में कह रहा है जो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब ये किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं देखिए किसके लिए, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास के लिए, इसके लिए भी बनाए जाते हैं, ये सही है। वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास इसके लिए भी बनाए जाते हैं। अगला देखिए थर्ड कह रहा है वन्य जीव के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण करने के लिए। तो ये जो सभी उद्देश्य हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जीवमंडल जो सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं वो इन सभी उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है। 12 नंबर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया था जी रोशन ने। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है। तो कौन सा बल है उसका नाम हमको बताना है। तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें क्या होता है, इसमें सदैव ही अट्रैक्शन होता है, इसमें कभी रिपल्सन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये सदैव अपने तरफ वस्तुओं को खींचता ही खींचता रहता है, सिर्फ ये कभी किसी वस्तु को प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। बाकी देखिए प्रकाश तरंगें, माइक्रोवेव्स जो होती हैं और जो रेडियो तरंगें होती हैं ये सभी क्या होती हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। आइए देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें कह रहा है शुष्क क्षेत्र का धनोद जिसको एनोड कहते हैं किसका बना होता है। सीधे इसका यही क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो बना होता है कार्बन का। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आइए 16 नंबर देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है हर्ष चरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी क्या होते थे, इसके बारे में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन भी है। तो ये होती थी रात्र में पहरा देने वाली स्त्री। कौन होती थी? ये रात्र में जो पहरा देती थी वो स्त्रियां क्या कहलाती थी? उनको यमचेटी कहा जाता था। ये वर्णन कहाँ पे है? तो ये हर्ष चरित्र में इस बात का वर्णन किया गया है। आइए देख लेते हैं 17 नंबर, इसमें क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है किस धार्मिक समूह से संबंधित है। मतलब वो कौन से धार्मिक समुदाय के लोग वहाँ पे पूजा उपासना करते हैं, मतलब किससे वो रिलेटेड है ये बताना है। तो ये है नायनार से। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है वो नायनार संतों से रिलेटेड है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है 18 नंबर, इसमें दिया हुआ है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित बिलिय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। तो बिलियन की सांद्रता कहलाती है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं? जब बिलियन में क्या होता है, कुल मात्रा उसमें मिश्रित जो बिलिय की कुल मात्रा के अनुपात के बराबर होती है तो उसको बिलियन की सांद्रता कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 19 नंबर, इसमें कह रहा है निलंबन कणों का आकार कितना होता है। मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसमें मिले हुए होते हैं, उनका हमको आकार बताना है। तो आकार उनका होता है 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच ये होता है। तो ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो वो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 21 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, ये सही है। ग्रहीय मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल किसने दिया था? इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिए जो सभी हैं वो सभी के सभी सुमेलित दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 22 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है। कैसा बंध होता है? तो होता है एकल सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 23 नंबर, इसमें कह रहा है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्षारीय मृदा तत्व होते हैं जो वर्ग दूसरे के तत्व होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो इसका भी होगा जो वो राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। 24 में क्या कह रहा है। 24 कह रहा है लूनार कास्टिक। देखिए लूनर कास्टिक जो होते हैं निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लूनार कास्टिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। हाँ ये देख लेते हैं। तो देखिए जो 25 में दिया होगा इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसमें किसका, तो देखिए इनमें किसका हृदय 4 कक्षीय होता है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो पक्षी होते हैं तो पक्षी के जो हृदय होते हैं वो 4 कक्षीय होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 26 नंबर। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो देखिए जो अमाशय है वो अम्ल का निर्मोचन करता है, तो ये सही दिया हुआ है। बड़ी आंत का क्या कार्य है? ये जल का अवशोषण करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। छोटी आंत क्या करती है? तो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है, तो ये भी सही है। यकृत क्या करती है? शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो 26 का ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 27 नंबर, इसमें कह रहा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो कहाँ पे होता है? तो जो होती हैं महाशिराएँ वहाँ पे क्या होता है? वहाँ जो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 28 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे का निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा जिम्मेदार है ये पूछना जा रहा है। तो जो होता है स्टोमेटा, ये इनके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए 29 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है। मतलब जो परागण को कराता है तो उसके हमको नाम बताना है।
तो देखिए जो 29 में ऑप्शन डी है कि सभी स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। चमगादड़ भी कराता है, पक्षी भी कराते हैं, मधुमक्खियाँ भी, तो ये सभी परागणकारी हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर, इसमें कह रहा है खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था, तो ये राणा सांगा, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 31 नंबर देख लेते हैं। 31 में कह रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो ये संबंधित है निम्बार्क से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 32 नंबर, इसमें कह रहा है सल्तनत काल में, देखिए क्या दिया हुआ है, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, मतलब कौन इसमें जो है वो कृषि विभाग से संबंधित था। तो देखिए दीवानी कोही, तो ये क्या थे, ये कृषि विभाग से संबंधित थे। अगला देखिए 33 में कह रहा है द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हुई थी वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है, ये गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 33 का ए। आइए 34 नंबर देख लेते हैं। तो 34 में दिया हुआ है प्रसिद्ध अरबी यात्री जिनका नाम था अल बरूनी, वो किसके साथ भारत आया था। तो आया था महमूद गजनवी के समय, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है पंचविंश, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 36 नंबर। 36 में कह रहा है गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, तो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए 37 में कह रहा है 37 में कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका हमको नाम बताना है। तो वो था बंगाल गजट, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर देखिए एक समाचार और पत्र था, अगर वहाँ पे लिखा होता है द बंगाल गजट, तो वो पहला भारत का समाचार पत्र नहीं था, वो भारतीय द्वारा प्रकाशित वो नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर भारत का पहला समाचार पत्र पूछा जाता है तो वो बंगाल गजट था, ये जो है वो भारतीय द्वारा प्रकाशित था, ये बंगाल गजट। और अगर द बंगाल गजट देखें तो वो भारतीयों द्वारा प्रकाशित नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए 38 नंबर देख लेते हैं। 38 में कह रहा है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, इनको माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर, इसमें कह रहा है एक तरफ संस्थाएं दी हुई है और उनके संस्थापक दिए हुए हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो विश्व भारती है उसके संस्थापक कौन है, तो वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं हम लोग अगर देखते हैं अभिनव भारत, तो ये बी डी सावरकर इसके संस्थापक हैं। और वेद समाज को देखते हैं तो केशव चंद्र सेन इससे रिलेटेड हैं। और वहीं हम लोग देव समाज देखते हैं तो वो पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री इससे रिलेटेड है या उसके संस्थापक हैं। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 40 नंबर। उसमें कह रहा है कौन सा शहीद सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है शासन की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से आई है, ये सही है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से है। और मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से नहीं है, बल्कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं जिनको मूल अधिकार कहते हैं वो अमेरिका से हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से हैं, जिसको पहले यूएसएसआर कहा जाता था। तो ये बेसिकली ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं 41 नंबर। इसमें कह रहा है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये 1009 अनुच्छेद है, उसमें ये वर्णन किया गया है। अगला देखिए 42 में कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है वो, तो भारत है राज्यों का संघ। इसके में कहा जाता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। तो 43 कह रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है, निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तो मतलब अगर धर्म के आधार पर हम लोग विभेद करते हैं तो ये पूछा जा रहा है ये किस मूल अधिकार के अंतर्गत ये शामिल होता है। तो ये शामिल होता है समता का अधिकार। क्या है ये, समता का अधिकार। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्षमता कहा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो राइट टू इक्वलिटी की बात कही है ये यहाँ पे आता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि धर्म आदि के, इसमें देखिए 5 चीज़ें हैं, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 15 रिलेटेड किससे है, इस बात को आप ये गौर करिएगा। तो इसलिए ये समता का अधिकार है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये धर्म के आधार पर भेदभाव, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट होगा। आइए 44 नंबर देख लेते हैं। तो 44 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत का राष्ट्रपति करता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन जो सी होगा वो सही नहीं है, बाकी सही सुमेलित दिए हुए हैं। आइए 45 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है इसमें संबंधित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए, GVK राव समिति ये रिलेटेड है, BPN राव समिति ये संबंधित नहीं है, LM सिंघवी ये भी संबंधित है, अशोक मेहता समिति ये भी संबंधित है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है पंचायती राज संस्थाएं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं। 46 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो बताना है। ये दिया गया था जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है 47 नंबर। इसमें कह रहा है, बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ये बताना है। तो ये है राजनेताओं पर अपराधियों की साठगांठ। इसी के लिए क्या की गई थी, बोहरा समिति का गठन किया गया था कि राजनेताओं और जो अपराधियों की साठगांठ है इसके बारे में सुझाव देना था कि इसको कैसे काउंटर किया जा सके। तो इसलिए बोहरा समिति का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 48 देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है। कि जो पूछा जा रहा है एक ही राज्य में बहती है, तो वो है लूनी नदी। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो राइट हो जाएगा। और ये कहाँ लुप्त होती है इसके बारे में एक स्टेटमेंट और इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो किसी भी समुद्री स्थल में नहीं विलुप्त होती है, बल्कि अंतःस्थलीय नदी वो कहलाती है, मतलब वो स्थल में ही लुप्त हो जाती है। तो वो नदी है लूनी। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो सी राइट हो जाएगा। आइए 49 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं। जो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये है उरुग्वे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। वहीं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों पर भारत के आक्रमण के विषय में बताता है। तो ये कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा ये ग्रंथ है। तो ये है गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता में क्या पता चलता है, यवनों के आक्रमण के बारे में हमको पता चलता है। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया होता तो क्या होता वो, जैसे यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है अरबों के आक्रमण के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मिलती है हमको जानकारी चचनामा से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो इसके 15 क्वेश्चन दिए हुए थे उनको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अगर बने तब भी हम इसको आराम से कर सकें। तो देखिए पहला है, आज मुग़ल वंश के बारे में देखना है। तो मुग़ल वंश के संस्थापक हैं, इनका नाम बाबर है। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो बादशाह और गाजी की उपाधि किसने धारण की है, तो ये बाबर ने की है। और इन्होंने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। और इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो ये 5 बार आक्रमण किए थे। और सबसे पहले युद्ध में अगर तोप खाने का प्रयोग देखें किसने किया था, तो बाबर ने ही किया था। कब किया था, 1526 में। अगला देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। आइए इनके कुछ युद्ध हैं उनको देख लेते हैं। तो इसका जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो 21 अप्रैल 1526 को होता है, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, और इसमें बाबर विजयी होता है।
वहीं दूसरा है खानवा का युद्ध, ये होता है 17 मार्च 1527 को राणा सांगा व बाबर के मध्य, इसमें भी बाबर विजयी होता है। वहीं चंदेरी का युद्ध देखिए, इसका डेट बहुत पूछा जाता है, तो 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय व बाबर के मध्य हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी होता है। इसका जो घाघरा का युद्ध है ये होता है 6 मई 1529 को अफगानों व बाबर के मध्य होता है, इसमें भी बाबर विजयी होता है। अगला देखिए, उसके बाद बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं बनते हैं। तो हुमायूं ने क्या किया था, दीन पनाह नगर की जो है स्थापना की थी। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था और इसी के बारे में कहा जाता है कि तरह तरह के प्रत्येक मतलब हर दिन ये उस रंग के कपड़े पहनते थे जो उस दिन को शूट करते थे, क्योंकि इनका कहा जाता है कि इनका ज्योतिष में काफ़ी विश्वास था। मतलब ये हर दिन रंग के अलग अलग रंग के ये कपड़े पहनता था। अगला देखिए, कह रहा है 25 जून 1529 ईस्वी में शेर खां व हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है, इसमें शेर खां विजयी होता है। अगला देखिए, कह रहा है 17 मई 1540 में शेर खां व हुमायूं के बीच एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें भी शेर खां विजयी होता है। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों तक क्या करता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद क्या होता है, 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं की एक रचना है, इनकी हुमायूंनामा जो है वो किसकी रचना है, तो वो है गुलबदन बेगम की। और गुलबदन बेगम कौन है, तो वो हुमायूं की बहन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध और दिए हुए इसको देख लेते हैं। देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1531 के मध्य हुआ था। और सरहिंद का युद्ध हुआ था तो 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि भी दिया था, किसने दिया था, तो बहार खां लोहानी ने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां लोहानी ने। वहीं अगला देखिए, शेर शाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिहार के एग्जाम के लिए, कि शेर शाह क्या करता है, 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित करता है। इसने किला कोहना नामक मस्जिद की भी स्थापना कराई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज़ में भी देख लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ।